एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने रेडियो, मॉडलिंग और एक्टिंग के फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, जिनकी आवाज की खनक और श्रोताओं से जुड़ने की दक्षता ने रेडियो जॉकी के रूप में लोकप्रियता की ऊंचाई दिलाई। मॉडल के रूप में जिनका कॉन्फिडेंस, प्रेजेंटेशन और प्रोफेशनल एटीट्यूड साफ नजर आता है और इसीलिए उनका अंदाज सबके मन को भाता है। टैलेंट और डिसिप्लिन का ये कॉम्बिनेशन उन्हें औरों से कुछ अलग ही बनाता है। रायपुर से मुंबई तक का सफर कैसे पूरा हुआ, मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पहचान कैसे बनी, ये सब भी आज हम जानेंगे पहुना में। नमस्कार, मैं हूं शुभ्रा आपके साथ और आज हमारे साथ है बहुमुखी प्रतिभा की धनी टीजे भानु। तो भानु जी, पहुना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते शुभ्रा जी। ये बताइए कि आकाशवाणी के स्टूडियो में एक गेस्ट के रूप में आप आई हैं, कैसा लग रहा है? कुछ याद आ रहा है आपको? जी बिल्कुल, कुछ 17 साल पहले जब कॉलेज फर्स्ट ईयर में थे तो हम यहाँ पर आए थे परिचर्चा में भाग लेने के लिए, जो कॉलेज के बच्चों को बुलाते थे। तो तब के वक्त में हम भी वो कॉलेज के बच्चे थे जिनको बुलाया गया था। और आपकी फैमिली के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप रायपुर से हैं, कौन कौन है आपके परिवार में? मम्मी पापा और 2 भैया हैं। एक भैया हालांकि नाना नानी के पास रह के दक्षिण भारत में पले बड़े, हम दक्षिण भारतीय परिवार से हैं। लेकिन मैं और बड़े भैया जो हैं वो रायपुर में मम्मी पापा के साथ रहते थे। और भैया डॉक्टर हैं, मम्मी वैसे तो होम मेकर हैं, पर उनकी अपनी बहुत वो साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। वो उन्होंने एमएससी आईआईटी मद्रास से छोड़ा है, वो मतलब काफी बड़ी बात है। और बीएससी बीईडी वो कर चुकी हैं। तो और पापा जो हैं वो रंगमंच किया करते थे, साथ में उनका आकाशवाणी के ऑफिस के जिस सामने में जो सिंचाई विभाग है, पापा उसमें काम करते थे। तो हम अक्सर यहाँ पापा से मिलने, फीस लेने या कुछ भी होता था तो आते थे। रंगमंच से पापा का जुड़ाव था, तो अभिनय के प्रति रुचि वहीं से हुई? नहीं, तब तो वो जो करते थे वो बहुत मुश्किल था। तो ऐसा लगता था ये तो नहीं ये क्या हो रहा है पता नहीं। बिल्कुल नुक्कड़ नाटक करते थे और पंचम स्वर में गाना उनके लिए बहुत आसान बात है। और पद्य और गद्य को बिल्कुल संस्कृत, हिंदी, तेलुगु, तमिल किसी में भी भाषा में बोल सकते हैं। वो तो बहुत कठिन काम था और मुझे लगता है अभी भी अगर वो काम जो वो स्टेज पे करते हैं, अगर वो करने को कह दिया जाए तो शायद मेरे लिए बहुत कठिन होगा। वो अर्जुन, कृष्ण देव राय, कृष्ण, ये सारे किरदार उन्होंने हमारे सामने, हमने उनको जीवंत करते हुए देखा है। और बिल्कुल साधारण सी माइक है पर बात बहुत दूर तक जाएगी। वो इतने जोर से उनका कंठ होता था जहां माइक नहीं चला तब भी। माइक से आपका रिश्ता बहुत पुराना रहा है क्योंकि आप रेडियो जॉकी भी रही जी। तो कैसे आपका जुड़ना हुआ रेडियो से, रेडियो जॉकी के रूप में? पहले न्यूज रीडर थे और वो भी एक बार माइक में जब खिलाड़ी थे तो स्कोर बोल रहे थे। किसी भैया को बोलना था, उन्होंने माइक हमको दे दिया, उनको कहीं जाना था, उन्होंने कहा गुड़िया तुम बोल लो। तो हमने कहा ठीक है बोल लेते हैं। तो हम माइक पे बोलते बोलते थोड़ा ज्यादा ही बोलने लग गए शायद खिलाड़ी के बारे में, क्योंकि हम जानते थे उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि अरे कितना अच्छा कमेंट्री करते हो जी। हमें कमेंट्री क्या होता है? तो फिर बोले न्यूज रीडर बनने काम है। बोले भैया मतलब कि अभी तो ग्रेजुएशन भी नहीं हुआ है, अभी तो 12वीं पास हुए हैं और ऐसे करके। तो बोले नहीं आ जाओ, अभी तो गर्मी छुट्टी है। तो बोले अभी गर्मी छुट्टी आ जाओ और प्रैक्टिस करने लग जाना। तो न्यूज रीडिंग की प्रैक्टिस करते थे। फिर 2 साल न्यूज रीडिंग भी करते रहे और उसके बाद फिर रेडियो में मौका मिला और फिर रेडियो जॉकी की, फिर तो चल रहा है। तो जो लाइव शो होता है उसका कुछ अलग ही मजा होता है। जी बिल्कुल। सारी गलतियां, सारा अच्छा सारा बुरा सब आपके माथे पर। कुछ हो जाए तो बस पीएच अंदर घुसेगा, फिर क्या हो रहा है। आप तो पहले से जुड़ी रही, न्यूज पढ़ती रही, लेकिन क्या आपको लगता है कि रेडियो जॉकी बनने के बाद एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आता है? क्योंकि बहुत सारे अनजाने लोगों से आपको बात करनी होती है, जो कॉल्स आते हैं है ना लाइव शो के दौरान। हाँ। पहला कॉल जब आया होगा तो कैसा फील हुआ आपको? अरे बहुत अजीब था, क्योंकि हम माई एफएम में थे और जिस दिन पहला ऑन एयर होता है उस दिन वो, क्योंकि दैनिक भास्कर ग्रुप का ही है, तो दैनिक भास्कर के रायपुर एडिशन के वो आधे पेज में आपका फोटो आया हुआ है कि आज से आ रही है आरजे प्रिया 16 ऑलवेज लेकर, ऐसा ऐसा। तो किसी ने पहले ही फोन कर दिया और हमें लगा कि हमको तो कोई नहीं जानता, हमें तो कोई फोन नहीं करेगा अभी, है ना, कौन ही है हम। तो किसी ने फोन किया और उसने कहा कि अगर आप वैसे दिखती हैं जैसी आपकी तस्वीर है तो रायपुर का दिल धड़कने वाला है।
पता नहीं रायपुर का धड़का कि नहीं, हमारा धड़क गया, हम डर गए। हम बोले भैया क्या करना है इसका, ऐसे बोल रहे हैं लोग। तो भैया बोलते हैं अब संभालिए, मतलब अनिमेश दादा जो है वो कहते हैं अब आप संभालिए, आपका माइक है, आपका स्टूडियो है, आपके फोन है। अरे तो हम तो बड़े, क्योंकि हम कुछ 17 साल के थे तो हमारे लिए वो बहुत हो जाता था, लेकिन फिर धीरे धीरे सीख गए, फिर मजा आने लगा। फिर एक बार ही ऐसे कह दिया कि अरे आज बहुत अच्छा मौसम है, ऐसे मौसम में पता नहीं क्या बोला था कि हलवा क्या तो बोल दिया था कि खाने में कितना मजा आता है, क्योंकि ऐसा रेडियो जो कि आप बोल देते हो। हाँ। इस उम्मीद से थोड़ी ना कि कुछ मिल जाए। थोड़ी देर, कुछ 2 घंटे बाद जब तक शो खत्म हुआ, बाहर हलवा पहुंच चुका था। जी बिल्कुल। और हम आपके साथ तो ये कई बार हुआ होगा तो आपको बिल्कुल पता है ये। तो हमें लगा अरे ये जादू वादू हो रहा है क्या, ये क्या हो रहा है, अभी तो मजाक में बोला था लिंक के तौर पे कि अच्छा लगेगा, लेकिन पहुंच गया था। तो बड़ा अच्छे, ऐसे बहुत सारे सुंदर अनुभव रहे। कोई ऐसा लाइव शो या कोई ऐसा कॉल जिसने आपको थोड़ा सा सेंटिमेंटल कर दिया हो, थोड़ा सा भावुक हो गई हो आप? दरअसल बहुत आए, मतलब आप खुद भी समझ सकते हैं। हाँ। तो एक बार ऐसे निर्भया कांड जब हुआ था तब एक फोन आया था कि हमने कहा था कि अगर कोई भी एक लड़की मिल जाए जिसमें कोई भी मोलेस्टेशन या किसी भी तरह की कोई दुख भरी बात ना हो बाहर पब्लिक में, तो हम खड़े होकर शो करना बंद कर देंगे। तो जब एक लड़की ने फोन किया और उसने कहा कि कोई नहीं मिलेगा आपको ऐसे, और उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी और जो द्रवित कर देने वाली बात थी वो बहुत इमोशनल था हमारे लिए। शायद हमको वो पता था पहले से ही, हमारी बात हो चुकी थी ऑलरेडी मीटिंग में, लेकिन उसने जिस तरह बोला था वो बड़ा कठिन था। मॉडलिंग की दुनिया में आपका पहला कदम कैसे, कब, मतलब रेडियो से कहाँ? मिस इंडिया फाइनलिस्ट हो गए थे हम, और वहां से मॉडलिंग शुरू हो गई। बिल्कुल उसका वो हमें भी नहीं पता। वो जादू सा दिन लगता है कि सुबह गए एक साधारण लड़की की तरह, जैसे हील्स में चलना नहीं आता, और शाम रात होते तक 11 बजे तक हम मिस इंडिया फाइनलिस्ट बन चुके थे, और उधारी के जूतों से। तो बस ऐसे ही हुआ और वहीं से मॉडलिंग शुरू हो गई। जैसे पार्टिसिपेशन आपका जो रहा उसमें जी, तो वो काफी लंबा चलता होगा ना, मतलब काफी प्रिपरेशन करनी पड़ती होगी। तो किस तरह का प्रिपरेशन, क्या कहते हैं करनी पड़ती होगी? हमारे एवज में बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। हमने ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि हमने कोई प्रिपरेशन नहीं की। हार की कोई प्रिपरेशन थोड़ी ना करता है। आपको लगता है आप तो जाएंगे और हार जाएंगे, क्योंकि मतलब आप तो देखने जा रहे हैं माहौल, तो हम भी माहौल देखने गए थे। हमने जूते भी नहीं खरीदे थे क्योंकि पैसे लगते हैं ना उसके। हाँ। तो हारने के लिए क्यों जूते खरीदे? तो इस चक्कर में हम गए, लेकिन पता नहीं बात बन गई शाम रात तक, जब तक खत्म हुए 5 राउंड। हाँ सही है, हार पहले से स्वीकार कर लो तो जीत बहुत आसान हो जाती है। बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं। हाँ। रैंप वॉक और फोटोशूट, किसमें आप थोड़ी ज्यादा सहज होती हैं? फोटोशूट, और ये हर रैंप मॉडल बोलेगी। हाँ। चाहे कुछ भी हो जाए, आपने 1000 शो कर लिए होंगे, लेकिन आपको जरूर रैंप जो है वो हमेशा डराता है। या आपने लैक्मे फैशन वीक में भी पार्टिसिपेट किया है जी। उसके बारे में भी बताइए, कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? हाँ, जितना सुंदर दिखता है उतना ही होता है, पर बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। दिन में कुछ 5 शो करने होते हैं और उसकी रिहर्सल्स होती हैं, उसका हेयर एंड मेकअप होता है, और एक शो में 2 तो 3 चेंज होते हैं। वो बहुत थका देने वाला अनुभव होता है, पर वो इतना रश देता है क्योंकि आप पूरे वक्त बिल्कुल अपने टोज पे हैं। और जब आप कहते हैं टोज पे, मतलब आपने हील्स पहने हुए हैं, तो आप बिल्कुल उस पे हैं। और शाम होते तक जब आप होटल के बेड को हिट करते हैं या अपने घर को, तो आप बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि बस अब हो गया, अब 2 घंटे तक कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, और 2 घंटे बाद फिर उठना होता है, क्योंकि सुबेरे 4 बजे की भी रिहर्सल्स होती हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल 5, 6, 8, 7 बजे का शो है, तो वो 4 बजे की रिहर्सल्स होती हैं। तो हम पूरे फैशन वीक में कम से कम 2, 3, 4 घंटे की शो नींद पे होते हैं। बिल्कुल। आपके अपने शहर रायपुर से हमारी अपनी भानु, तो भानु आपने एक्टिंग भी काफी अच्छी कर रही हैं। एक्टिंग के फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? मॉडलिंग से एक्टिंग हुआ या एक्टिंग करते करते मॉडलिंग में गए? करने तो गए थे, एक्टिंग ऑडिशंस देते थे, फिर मिस इंडिया हुआ, और फिर किसी ने कहा कि मॉडलिंग करना, तुम अच्छी मॉडल बन सकती हो। तो फिर मॉडलिंग हुआ, और उसके बाद उससे आर्थिक रूप से भी संभला रहा मामला। और उसके बाद बहुत सारे ऑडिशंस, बहुत सारे असंख्य ऑडिशंस, हम अब नहीं गिन पाए हैं, के बाद मौका मिलता है ऐड के, बहुत सारे नॉट फिट, और बहुत सारे नॉट फिट के बाद हमें फॉरगॉटन आर्मी में मौका मिला। तो इस तरह एक्टिंग हुई। कबीर खान जी, कबीर खान के साथ काम करना, मुझे लगता है कि हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ में एक बार
काम करे वो कबीर खान के साथ। आपको ये मौका मिला, पहली बार में ही मिला, तो कैसा लगा उस समय जब आपको पता चला कि आप द अनफॉरगेटेबल आर्मी कर रही हैं? कबीर से मिलकर ही हमने हाँ बोला। अच्छा। तो वो बिल्कुल वैसी वाली बात थी कि हमने कहा वो हम एक बार स्क्रिप्ट पढ़ना चाहते हैं, अपना किरदार समझना चाहते हैं। तो हमें कास्टिंग डायरेक्टर ने बोला कि मतलब उन्होंने कबीर को ये बात बताई, तो उन्होंने कहा अच्छा वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े मतलब साइन नहीं करेगी क्या? तो हमने कहा उन्होंने भी तो ऑडिशन लिया, बिना हमको नहीं लिया। तो हम छोटे थे, तो उन्होंने कहा अरे यार ये पागल सी है, पर बुला लेते हैं। ऐसा उनका बड़ा ऐसा रहा। तो हम कबीर के ऑफिस गए और हमें अभी भी याद है कि हमने वो कुछ तीसरा पन्ना पढ़ा था अपने किरदार का, और जिस तरह मुस्कुराए कबीर भी समझ गए, बड़े डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कहा कि साइन कर लें? मैंने कहा जी कर लेते हैं। बस तीसरा पन्ना पढ़ाते हैं, हमें पता था कि ये किरदार हमको करना है। तो उसमें आपके साथ और कौन कौन थे? सनी कौशल, बाद में उन्होंने बहुत सारी फिल्में भी की हैं। शर्वरी वाघ जो बंटी बबली 2 में भी हैं, और हम हैं, और एक साउथ के एक एक्टर हैं जिन्होंने हमारे पेयर में काम किया था, राम बद्री, और कबीर खान ने तो डायरेक्ट की है। कैसा एक्सपीरियंस रहा कबीर खान के साथ काम करने का? कबीर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं अब तो, और कबीर को हम कुछ भी कह सकते हैं। अब जब हमारी मुलाकात पहली ही वैसी हुई जैसी हुई तो कबीर को पता था कि ये बिल्कुल वैसी सी लड़की है, और बहुत ही दोस्ताना माहौल है उनके साथ। मतलब हम कुछ भी बोल सकते थे। हमने स्क्रिप्ट शूट के दौरान क्या क्या मतलब अपनी विचार रखे, और उन्होंने हमेशा हमारे विचारों को स्थान दिया। तो बहुत अच्छे हैं, आज भी हमारे दोस्त हैं, घर का रिश्ता है, घर आना जाना है, और मतलब हम उनकी 4 करोड़ की गाड़ी जो है वो टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं। तो अच्छा। इतना भरोसा है उनको। तो डरते नहीं है वो। अच्छा, कभी डांट फट नहीं पड़ी सेट पे? नहीं, हमको नहीं पड़ी। कभी नहीं? नहीं, हमको बहुत प्यार टाइम से पहुंच जाती थी। अरे उस पे तो हम बहुत ही अच्छे हैं। हमारा कॉम्बिनेशन बड़ा खराब है। हम साउथ इंडियन हैं और छत्तीसगढ़ से आते हैं। हमको लोग बोलते हैं ऐसा कि बताओ, एकदम पंक्चुअल और अच्छे लोग और सीधी जगह से आती है ये। तो ऐसी कॉम्बिनेशन है उस लड़की का, वो बिल्कुल आ जाती है। पर टाइम वाइम के नहीं, कभी नहीं। और उसके अलावा भी अगर हम लेट से भी आते तो भी शायद वो हमको कुछ वैसे नहीं कहते। गन्स एंड गुलाब्स, ये नाम ही मतलब थोड़ा गन्स एंड गुलाब्स। तो इसमें क्या राजकुमार राव और सतीश कौशिक जी है ना, और भी काफी सारे बड़े आर्टिस्ट, वरुण बडोला जी, गुलशन देवैया जी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा। हमारे जो डायरेक्टर हैं राज एंड डीके, जब इतनी भीड़ थी और एक तरह से हम दिखाई देते हैं, गेहुआ हमारा रंग है, भूरा भूरा सा, उस दौरान जब बहुत रंग पे बहुत चर्चा है, बहुत कमर्शियल आर्टिस्ट को लिया जाता है, उसमें एक साउथ इंडियन लड़की जो बॉम्बे में इस वक्त है, उसको लेना राजकुमार के ऑपोजिट इतनी बड़ी सीरीज में बहुत बड़ी बात थी। पर उन्होंने अपना भरोसा जिस समय दिखाया ही तो पता चलता है कि अनुभव कितना अच्छा रहा होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा अनुभव था, और हम बिल्कुल शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक्चुअली हमें इस काबिल भी समझा, और हम काबिल हैं भी शायद इसलिए समझा होगा, लेकिन उस चीज को लोगों को जो नहीं देख पा रहे थे उनको दिखाया, उनको मनाया, वो बहुत बड़ी बात थी। राजकुमार राव बहुत सधे हुए कलाकार हैं, है ना? हर तरह की फिल्म बहुत अच्छे से कर लेते हैं, कैसा भी उनका रोल। अच्छा, आपको जब कोई फिल्म ऑफर होती है, कोई रोल ऑफर होता है, कैसे प्रिपरेशन करती हैं? स्क्रिप्ट बहुत सारा पढ़ती हैं? बहुत बार जी, स्क्रिप्ट बहुत बार पढ़ते हैं, और कोशिश करते हैं कि किरदार की एक भी लाइन जो है वो भूले ना कहीं भी, क्योंकि फिर जब एक बार आपकी वो लाइंस वाली परेशानी चल जाती है तो फिर बहुत सारी परेशानी कमरे से बाहर चली जाती है। आप बिल्कुल बस आप उस किरदार पे काम करते हैं, और किरदार से अक्सर हम किसी साहित्य के किरदार को जोड़ लेते हैं, या हमारे दिमाग में आ जाता है, इस पन्नों से उस पन्नों तक का सफर हो जाता है। क्या बात। फिर उसके हिसाब से बनाते चले जाते हैं कि ये इस तरह बात करेगी, या बात करने का फ्लो ऐसा होगा, जल्दी होगा, धीरे होगा, वगैरह वगैरह। साहित्य की बात तो चल ही पड़ी है। और हमें पता है कि आप कविताएं भी लिखती हैं जी। नहीं ना। तो कोई एक कविता, कुछ पंक्तियां आप हमारे श्रोताओं को सुनाइए। ठीक है, मैं एक पढ़ देती हूँ। ये मैंने अब तक कहीं नहीं पढ़ी, और मैं शायद पता नहीं पढ़ूंगी। खैर, ये जिनके लिए लिखी है वो ज्यादा खास है। ये हम विनोद दादा से बहुत प्यार करते हैं, और विनोद दादा हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो ये अम्मा और विनोद दादा के लिए लिखी हुई है। तुम मेरे होनिहार में सदैव से विद्यमान थी, सब कुछ जो मैं हूं उसका होना सदैव से होना था। इस सदैव में होने के हर क्षण में तुम मेरा सबसे प्रिय क्षण हो, तुम मेरा सबसे सुंदर स्वप्न हो, जिसे मैं छूकर दूसरी दुनिया को लौट जाऊंगा। अपने लौटने की यात्रा में मैं तुम्हारे स्वप्न में होऊंगा। क्या बात है। विनोद दादा यानी विनोद कुमार शुक्ल जी, जी, उनकी बहुत सारी कविताएं
आपने पढ़ी भी होंगी, बहुत मिलती रही हैं उनसे, और आपके उसमें मुझे फोटो भी दिखाई दे रही है विनोद कुमार शुक्ल जी की। वाकई छत्तीसगढ़ की धरोहर रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल जी। ये जो भावुक अभी हो गई थी आप कविता पढ़ते हुए, कभी एक्टिंग के दौरान भी ऐसे भावुक पल आते होंगे, तो कैसे आप बैलेंस करती हैं? नहीं करते हैं बैलेंस, भावुक होते हैं तो हो जाते हैं। क्या करेंगे, अब हो गए हैं। अब कैमरा ने कैप्चर कर लिया तो ठीक है, किसी ने देख लिया तो ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यों छुपाएं। ऐसा होता है, हो जाता है, हो जाता है। कोई ऐसा सीन या कोई ऐसा डायलॉग जो आपको याद हो आपकी मूवी का? मुझे सारे डायलॉग याद है। क्या बात है। हाँ, मुझे सारा स्क्रिप्ट याद है, क्योंकि मैं साइट्स पे यकीन नहीं रखती हूँ, क्योंकि नहीं, हमारी पहली फिल्म के डायरेक्टर ने हमसे ऐसा करवा दिया था कि उन्होंने कहा था कि यू रिमेम्बर द होल स्क्रिप्ट, एंड आई सेड मतलब पूरा? तो उन्होंने कहा हाँ, दैट्स हाउ वी डू इट। तो मुझे लगा था जोक कर रहे हैं, पर वो सीरियस थे। तो इस चक्कर में हमने अपनी जो कठिन फिल्म जिसके बारे में बताया, उसकी पूरी स्क्रिप्ट हमने याद कर ली थी। तो हम कभी भी जब सेट पे पहुंचते थे तो हमें कोई एक पेपर नहीं देता था, हालांकि असिस्टेंट डायरेक्टर वो कहते थे कि हम ये वाला सीन कर रहे हैं, बस वो बोल देते थे जबानी, और हम जबानी वो सीन कर देते थे। अभी जब आप रायपुर आती हैं, इतने सारे लोगों से मिलती हैं, तो कैसा लगता है? क्या मिस करती हैं आप मुंबई में रहते हुए? रायपुर की कोई चीज, कोई बात? चाट, गुपचुप, हरा खाना, हाँ, चटनी और मम्मी जो है वो सुबह इडली विडली डोसा वोसा सब, और घर में पानी भी लेके नहीं पीना पड़ता है, तो बस ये बहुत मिस होता है। टीजे भानु जी, आपसे बातें करते करते वक्त का पता ही नहीं चला, और अभी भी मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो वो जो बहुत सारे सवाल हैं उसके बारे में हम आपसे जरूर बातचीत करेंगे, यानी वो सारे सवाल आपसे पूछेंगे अगले भाग में। आप हमारे अपने छत्तीसगढ़ से हैं, और छत्तीसगढ़ से मुंबई पहुंचकर आप टेलीविजन, मॉडलिंग, वेब सीरीज और फिल्मों की दुनिया में अपना नाम ऊंचा कर रही हैं, हमारे छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा कर रही हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका, आपने इतना वक्त निकाला और हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें आपसे हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिल्पा जी, थैंक यू। तो श्रोताओं, ये थी टीजे भानु, जिनसे हमने बहुत सारी बातें की, मुलाकात की, और हमें पूरा यकीन है कि हमारी ये बातचीत आपको जरूर पसंद आएगी। और आपको ये भी बता दें कि इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगली बार। तो अगली मुलाकात तक शुभ्रा को दीजिए इजाजत, पहुना से नमस्कार।